हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम व्यक्तिगत विभिन्नता वाला टॉपिक कर रहे हैं। ये एक मैंने लाइव सेशन लिया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही है, क्लियर नहीं दिख रहा है उसमें। तो मैं दोबारा से इसको अपलोड कर रही हूँ। अभी रिकॉर्डेड ही रहेगा क्योंकि लाइव में वो चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार किया था? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जे.एम. ओझा ने किया था। और इस चीज़ में देखो, आप हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्ग 3 है या जो भी एमपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो पेडागोजी वाला सेक्शन होता है वो फैक्चुअल पूछा जाता है। तो आप लोग को ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी होंगी। विभेदक परीक्षण मतलब डिफरेंशिएटेड टेस्ट के बारे में। किस अभिक्षमता को एएसटी कहते हैं? एएसटी मतलब एप्टीट्यूड सर्वे टेस्ट होता है आपका। तो आप ध्यान रखना, एक सीटेट पर भी क्वेश्चन आता है कि सीटेट जो है वो किस बेस पर लिया जाता है, तो वो भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण के नाम से इसको जाना जाता है। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों, बालों का रंग में विविधता और विचलन, इसको क्या बोलेंगे? तो ये देखो, ये बाहरी अपीयरेंस है। बाहरी अपीयरेंस मतलब फिजिकल डिफरेंसेस है, तो भौतिक अंतर इसका आंसर हो जाएगा। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो पृथक पृथक समजातीय समूह है, तो व्यक्तियों की जो प्रति बच्चों की जो अभिव्यक्ति है, तो सबसे पहले उस पर कौन प्रभाव डालेगा? उसके अभिभावक, फिर उसका जो भाई बहन है, फिर आस पड़ोस, फिर विद्यालय। तो सबसे पहले अभिभावकों की चित्रवृत्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक और भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में ये निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो किस तरीके से डील करना चाहिए कि आप उसकी मातृभाषा का मूल्यांकन करें। आप ऐसा ना करें कि भाई उसको सम्मिलित ना करें उसके माता पिता को, या वातावरणीय जो कारक है उनको अप्रभावी बना दें, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि बच्चा जिस भाषा से बिलोंग करता है आप एक बार उसको समझें, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति बहुत अच्छी प्रस्तुत करता है। जैसे मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मैं हिंदी में बहुत अच्छे से वार्तालाप कर पाऊंगी। ठीक है, तो आप वो चीज़ समझो बच्चे के लिए। फिर अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? तो अभिवृत्ति मतलब नजरिया, मतलब उसका जो देखने का तरीका है, जिसे हम एटीट्यूड बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो ये क्या है? संज्ञा परक है, क्रिया परक है, संवेगात्मक है, या सभी? तो सभी है। एक भावात्मक प्रवृत्ति अभिवृत्ति क्या है? एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अभिवृत्ति क्या, एक तरीके का नजरिया, एक तरीके का एटीट्यूड है जो हमारे मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के बारे में बताएगी। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता, भाई मल्टीलिंगुअलिज्म को तो बहुत अच्छा मानना चाहिए। तो ये कभी भी हर्डल नहीं होते, ऑब्स्टिकल नहीं होते, बल्कि एक संसाधन के रूप में जीवन को समृद्ध बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थापन किस आधार पर किया जाता है? तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, आप उस चीज को भी जानते हैं, और करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी आप लोगों को पता है। तो क्या होता है कि ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा खेलकर बहुत अच्छा सीख लेता है, देखकर कोई अच्छे से सीख पाता है, कोई खेल खेल में पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेता है, किसी को कार्टून्स मतलब जो चित्र वगैरह होते हैं उससे देखकर बहुत अच्छे से समझ आता है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं और उन विभिन्नताओं को संतुष्ट कर रहे हैं आप। तो ये एज अ टीचर आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराएगा? किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराएगा? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बी ऑप्शन में कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का आप पालन करो, शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर दो। ऐसा नहीं कि आप उनको रेस्ट्रिक्ट कर दें। समान स्तर की एक स्टैंडर्ड मानक, ये कभी भी बहुत अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि बच्चा अलग अलग है, उसकी नीड अलग अलग है। तो आपको ये डिफरेंसेस ध्यान में रखकर उसके जो डिफरेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का आप यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। भाई क्यों? क्योंकि विद्यार्थी समूहों में बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल। अबाध और प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी बिल्कुल एज इट इज उस चीज को दोहराएं भाई कि ये करवाएं। छात्र असहिष्णु होते हैं, ये बिल्कुल भी कहीं से अच्छा नहीं है। बल्कि ये कि विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करो, अलग अलग योग्यता वाले को आप समूह को ग्रहण करोगे, और उस अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को, मैं बार बार शिक्षिका बोल रही हूँ, बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए मल्टी लेवल पे। आप समझ रहे हैं? अलग अलग योग्य बच्चा होगा तो उसका लेवल भी अलग अलग होगा। आप अलग अलग लेवल को चूज करेंगे और उसके हिसाब से आप अपने टीचिंग मेथड्स में डिफरेंस लाएंगे या विभेदीकरण करेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करेगा? भाई उससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है और आपको उस अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस करने हैं। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आप आकलन करेंगे और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाएंगे। अगर मुझे पढ़कर बोलकर ओरली बोलकर अच्छे से याद होता है, समझ आता है, तो आप जोर जोर से बोलेंगे। अगर किसी बच्चे को देखकर अच्छे से समझ आता है तो आप
जो चित्र वगैरह होते हैं उनके थ्रू सिखाएंगे। किसी को सुनकर अच्छा लगता है तो हो सकता है जो राइमिंग, जो पोएम्स राइम में क्यों बनाई जाती है वो इसीलिए होती है ना राइमिंग, कि बच्चा बहुत अच्छे से लयबद्ध चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा होता है बच्चे का, तो वो बहुत अच्छे से सीख पाता है। तो आप व्यक्तिगत अंतरों का ध्यान रखो कि बच्चा क्या सीख रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी टीचिंग लर्निंग में, टीचिंग मेथड्स में आप उसको डिफरेंशिएट करो। ऐसा नहीं कि आप आए, क्लास में लेक्चर दिया और चले गए, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे को कितना समझ आया डजंट मैटर, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, और आपने इतना भय बना रखा है अपना बच्चों में कि वो बच्चा कुछ पूछ भी नहीं पा रहा। तो ये सब चीज़ें कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। पेडागोजी में हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को, बच्चे के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि जब आप क्लास में एंटर कर रहे हैं और जब आप क्लास से एग्जिट कर रहे हैं, उस बीच का जो पीरियड है वो बच्चा एंजॉय करे। ये नहीं कि वो भय के कारण अनुशासित होकर बस चुपचाप एक कोने में बैठा रहे। ठीक है, ये जो भी मैंने अभी वर्ड्स बोले हैं ये आप ध्यान रखना, ये आपके सब्जेक्ट्स पेडागोजी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ना तो फिर आप क्वेश्चंस को खुद से डील कर लेंगे। ठीक है, और ये जो स्टेट वाइज क्वेश्चन है ये आप थोड़े से खुद से देखते चलना। मैं यहाँ पे बार बार इन एग्जाम के नेम नहीं बोलूँगी ताकि अपन लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जब आप इस वीडियो को देखें तो आप स्पीड ज़रूर इंक्रीज कर लें सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अनुसंधान से पता चला कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि नहीं, अभी जस्ट मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन करा कि लेक्चर मेथड इज नॉट वेरी गुड। भाई बड़ी क्लासेस में ठीक है, लेकिन जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो लेक्चर मेथड नहीं कि आप क्लास में एंटर हुए, आपने फटाफट अपना लेक्चर दिया, बोले बच्चे को क्या समझ आया क्या नहीं आया, वो आपसे कुछ पूछना चाहता है, डजंट मैटर, आप आए, आपने लेक्चर दिया और आप चले गए। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी नहीं होती, और चूंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेंगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। क्या सम्मिलित हो? कि आप अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को उसमें शामिल करें, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकंड की प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है? तो क्या होगा कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित कर दें। भाई अगर बच्चों को आपने उनकी मदर टंग या मातृभाषा बोलने से ही रोक दिया तो वो अपनी अभिव्यक्ति कैसे प्रस्तुत करेंगे? तो ये कैंसिल हो गया। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश किया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा द्वारा अपनाई जा रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। शिक्षार्थियों अभिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम शैलियों का आप यूज करें, मतलब टीचिंग लर्निंग मेथड्स का आप डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मेथड्स का आप यहाँ पर यूज करते हो। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहां एक प्रभावी शिक्षक किस तरीके से होगा? समान और आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह नहीं। कभी भी आप बच्चे को उसके पैसे पर आंकेंगे नहीं कि भाई ये बच्चा रिच है या ये बच्चा थोड़ा सा पुअर है तो आप उस पर आंक दें। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई तुम वंचित वर्ग से आए हो तो तुम कठिन परिश्रम करो। वो तो पहले से ही बेचारा बच्चा वंचित है, अगर ऐसे में आप उसे और हार्डवर्क के लिए कहोगे तो उसका जो मोटिवेशन है वो तो वैसे ही गिर जाएगा। समूह में व्यक्तिगत भिन्नताओं को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान। जिस कक्ष में विद्यार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हो तो आपको क्या करना है कि विविध पृष्ठभूमि से जो बच्चा आ रहा है आप उनकी सांस्कृतिक जानकारी मत देखो कि ये इससे बिलोंग कर रहा है ये उससे बिलोंग कर रहा है। आप तो उनको बिल्कुल एक जैसा आंको और उनसे अच्छा व्यवहार करो। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर कि जब पढ़ाने का तरीका आएगा तब आपको डिफरेंट मेथड्स यूज करने हैं, लेकिन जब उनकी संस्कृति के बारे में आएगा तो आप उनको उस चीज पे जज मत करो कि तुम इस पृष्ठभूमि से हो तो तुम अच्छे हो, तुम इस पृष्ठभूमि से हो तो तुम बेकार हो। आप उनकी सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखी करो, मतलब उनकी पृष्ठभूमि को मत देखो, बल्कि ये देखो कि सभी विद्यार्थियों के साथ एक साथ अच्छा वाला व्यवहार किया जाए ताकि वो कभी भी खुद को वंचित महसूस ना करें। ठीक है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? तो भिन्नताओं को स्वीकार करें, उन्हें महत्व दें, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करें, विभिन्न अधिगम शैलियों का बिल्कुल अच्छे से उपयोग करें, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड। देखो मैंने अभी पहले भी बोला था स्टैंडर्ड नहीं कि आपने सारे बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड घोषित कर दिया, बल्कि भाई बच्चा अलग अलग है, अलग अलग उसकी नीड है, अलग अलग तरीके से सीखेगा, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन कैसा है? तो बिल्कुल सही बात है कि विविध प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक जो और आर्थिक पृष्ठभूमि है वो बच्चों से युक्त कक्षा में इनके अनुभवों को बढ़ाएगी।
तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें गलत दिया है। सेकंड है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, तो वी विल बी द करेक्ट आंसर। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, तो व्यक्तिगत भिन्नता का। क्यों? क्योंकि बच्चे की पृष्ठभूमि अलग अलग है, अलग अलग तरीके से सीख रहा है बच्चा, उसकी जरूरतें अलग अलग है, आप उनको ध्यान में रख के अपनी जो टीचिंग मेथड है उसमें आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस करते जाएंगे। थर्स्टन और लिकर्ट, ये चूंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ये आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना कि लिकर्ट और थर्स्टन ने अपना किस मापन से संबंधित दिया, तो ये इन्होंने अभिवृत्ति से दिया था, एटीट्यूड नजरिए वाले से दिया था। फिर आती है व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होगी, बिल्कुल दो व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, योग्यता, संवेगात्मक सभी प्रकार एक जैसे नहीं होंगे, तो विल बी द करेक्ट आंसर। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता पर। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। उसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वो अपने शिक्षार्थियों की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसकी जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विभिन्न मतों को प्रोत्साहित करे। मतलब अगर बच्चा कोई कह रहा है कि वो इस तरीके से सीखना अच्छा लगता है उसे, आपने सबसे पहले सभी बच्चों से जानने की कोशिश करी कि बेटा आपको कैसे सीखना अच्छा लगता है, तो किसी ने बोला मुझे चीजें देखकर बहुत अच्छे समझ आता है, किसी ने बोला जब वो राइमिंग पोएम्स आती है मतलब राइम में, तो वो मुझे मतलब बहुत लयबद्ध तरीके से वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखने के लिए। तो आपने उनको सुना, फिर उसके बाद आपने उनकी ही मेथड को यूज करा, और वो जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से आ रहे हैं वहां पर भी देखो वो जो टच होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उन्हीं की पृष्ठभूमि को अपनी क्लास में टच दिया है, मतलब ताकि बच्चा वंचित महसूस ना करे, उसे ये ना लगे कि यार मैं अलग सोसाइटी से बिलोंग करता हूं तो मुझे तो बिल्कुल इन्होंने अलग थलग कर दिया। कभी भी बच्चे को आइसोलेट नहीं करना है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो ये सिद्धांत है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का। किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है, तो क्या है, अभिवृत्ति है। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, तो ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद क्या है, तो ये लाभकारी होते हैं व्यक्तिगत विभेद। क्यों? क्योंकि ये शिक्षार्थी को, जो विद्यार्थी या जो शिक्षार्थी है उसमें संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को सहायता करते हैं। फिर है उसके बाद समान आयु के बच्चे में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। ये संदर्भ किससे संबंधित है, तो ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले भाई, क्योंकि हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड होती है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आप उसके अनुरूप बच्चे की क्षमता के अनुसार उसको विकास के अवसर प्रदान करें। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रत्येक बच्चा है उसकी समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर इन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए, या सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। विभेद नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक बच्चे को समान लक्ष्य तो नहीं देना चाहिए, इसमें ये पूरा क्लियर नहीं है, ये पूरा डी ऑप्शन बिल्कुल एक जैसा नहीं है सही। लेकिन हाँ ये है कि आप उनको विभेद मत करो, उनको डिफरेंशिएट मत करवाओ। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को चाहिए कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। आप उनके अलग अलग जो भी उनके एक्सपीरियंस है आप उनको प्रोवाइड करो, उनको सीखने सिखाने के उद्देश्यों को पूर्ति करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है, तो कठोर अनुशासन बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों की विविध अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराओ, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जिस हिसाब से सीख सकता है आप वो मौके उपलब्ध कराकर तो देखो, बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का क्या कारण हो सकता है, कि शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई उसकी विचारण नीति, भाई सबकी सोच अलग अलग है तो उसके द्वारा जो अधिगम शैली अपनाई जा रही है वो भी तो अलग हो सकती है ना। तो वो क्यों अलग हो सकती है, क्योंकि उनकी विचार सोचने समझने की जो क्षमता है या जो वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो अंतर है। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, तो किस किस के लिए होना चाहिए, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताओं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। भाई तो शिक्षार्थियों में बहुत सी विभिन्नताएं हैं, तो संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं हो, और भाषा, जाति, लिंग, धर्म और समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं हो। इस चीज में हम दोनों कह सकते हैं कि भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं नहीं होना चाहिए।
तो मेरे हिसाब से देखो, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नता, ये बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन अब चूंकि इसमें दिया है इसलिए हम मान सकते हैं, बट मेरे हिसाब से केवल 1 लग रहा है। फिर आप इसका फीडबैक देना इसका कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय हैं, तो ये संसाधन के रूप में इसको देखा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात मानी जाती है। 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ रहे हैं, एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसलिए संभव है क्योंकि जो व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित कर रहे हैं। आप कुछ और तरीके से सोच रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से सोचा, इसलिए मुझे इसका आंसर ये नहीं लगा, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर ने या जिसने ये बुक लिखी है उनको ये वाला लग रहा हो, है ना। मुझे मेरे हिसाब से ये लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसी क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विभिन्नताओं से प्रभावित करते हैं। एक कक्षा में बहुभाषी शिक्षार्थी हैं, बहुत मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो ये सीखने की समृद्ध संसाधन के रूप में प्रयोग होगा। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है, तो किसमें? व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था में, रुचियों के अनुसार गृह कार्य में, समूह समरूप समूह के वर्गीकरण में, सब में, तो सभी में। एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, चरित्र, सीखने, रुचि, सब कुछ। शिक्षार्थियों की अभिवृद्धियों में परिवर्तन के लिए निम्न से मैं किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो लेक्चर विधि कभी भी बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। दबाव से किसी बात या विचार को राजी करवाना, ये भी कभी बहुत अच्छा नहीं होता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकते हैं, तो भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यदि शिक्षार्थी या विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है, तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। फिर है प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए उनमें से क्या मददगार साबित नहीं हो सकता? तो बुद्धि नहीं हो सकती। अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? तो समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, तो बिल्कुल तीनों। व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करो। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करो, तो दोनों ही हो जाएगा। वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तो व्यक्ति विशेष एक प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल। कोटि में विशेष भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल। प्रकार और कोटि दोनों में भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन नहीं पूछा था, तो दोनों में भिन्न नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो 4th विल बी द करेक्ट आंसर। हम में से कुछ लोग, कुछ तो लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, तो ये कैसा भी व्यक्तिगत भिन्नता का उदाहरण है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र क्या हो सकता है? तो सभी हो सकते हैं, लिंग हो सकता है, मानसिक हो सकता है, संवेगात्मक, शारीरिक, सब कुछ हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? तो अभिवृत्ति ये अस्थायी होती है, ये ऐसा नहीं है। अभिवृत्ति भाई एटीट्यूड, हमारा दिखने का तरीका है, तो प्रेरणात्मक है, व्यवहार का आधार है, सीखी जाती है, बिल्कुल सही, लेकिन ये अस्थायी होती है, गलत है। चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो प्रजातांत्रिक मूल्य। ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये एग्जाम पॉइंट है, ये मैं आपको एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में कल आप लोग को डिस्कस कर दूंगी। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, और सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।